तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, जिनकी जो जिसलिए ये चैप्टर बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट है, वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अलग अलग अब एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है बच्चों ऑपरेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट ए और उसके उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। किसी का भी डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज करने का मतलब ए ट्रांसपोज मतलब रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। समझते हो ना इस बात को? मतलब रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम्स रोज। ठीक। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रियल। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रियल। तो डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -7 5 + 3i 2 - 2/3 2/3 - 4i 5 - 3i 8 5 + 4 + 5i 2/3 + 4i 4 - 5i और 9। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया अभी के लिए z। ठीक, तो रियल होने के लिए z और z कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम होता है, पता है ये बात। तो यहां पे कॉन्जुगेट ले लेंगे, z कॉन्जुगेट। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, -7 तो रियल नंबर है, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 5 - 3i। ये क्या हो जाएगा, ये लड़का क्या हो जाएगा, 5 + 3i। ये क्या हो जाएगा, 8। ये क्या हो जाएगा, 4 - 5i। ये क्या हो जाएगा, 2/3 - 4i, फिर 4 + 5i और 9। तो ये बन गया जेड कॉन्जुगेट। तो क्या जेड कॉन्जुगेट और जेड एक जैसा है? यस। इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, इसका मैं क्या ले लूं, अगर ट्रांसपोज मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, तो जो पहला रो था वो पहला क्या बन जाएगा, कॉलम। तो -7 5 - 3i और 2/3 + 4i लिख देंगे इसको। दूसरा रो था वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, 5 + 3i 8 और 4 - 5i। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, तो 2/3 - 4i 4 + 5i और 9। आई बात समझ में? कोई इशू नहीं। तो ये तो यहां से क्या पता चला, z और z कॉन्जुगेट क्या है, एक बराबर, देयरफॉर प्योरली रियल। अगर आप ये मैट्रिक्स देखे और ये मैट्रिक्स देखे तो हूबहू सेम बना ना। सुन में आया बात? पक्का? तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एक मैं डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, सेम। बढ़े अगले की ओर। इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम। तो जैसे मैंने लिखा हूं A1 1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं यहां पे ऐसा कर दिया, मतलब क्या ऑपरेशन लगाया कि R1 एक्सचेंज कर दिया R2 से। इसका डिटर्मिनेंट अभी के लिए हम डिटर्मिनेंट A बोल दिए, ठीक है। R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद R2 बन जाएगा बच्चों R1 और R1 बन जाएगा बच्चों R2, और बाकी सब चीज जो थर्ड रो था वो वैसे ही रहेगा। तो जब मैं एक बार इंटरचेंज करूंगा ना, एक बार अगर मैं इंटरचेंज किया, R1 R2 इंटरचेंज किया, तो डिटर्मिनेंट में माइनस साइन आ जाएगा। अगर पहले डिटर्मिनेंट ए था तब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -a। ठीक,
डिटरमिनेंट निकालोगे एक और बहुत आसान है पहचानना, प्रूफ करना। डिटरमिनेंट निकालना, एक का बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, बस क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ओके। और जैसे एक और लगा दिया मैं, C2 इंटरचेंज C3 कर दिया, इसमें फिर से लगा दिया क्या, C2 इंटरचेंज C3, मतलब क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा बच्चों A23 A13 A33, ये हो जाएगा बच्चों A22 A12 A32, और ये क्या जाएगा A21 A11 A31। तो सिर्फ एक ही इंटरचेंज किया हूं, तो पुराना जो डिटरमिनेंट का उसमें भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले क्या था, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट है, अब क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ डिटरमिनेंट है। बात समझ में आ रही? कभी भी एक रो और कॉलम को आप जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। कोई इशू किसी को? सर मैं ये प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग, ये सवाल है पिछली प्रॉपर्टी का यूज करके ही बताना है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डेट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए क्या है दोनों में अंतर, कहीं कुछ मेल है क्या, क्या है बताइए। ये कॉलम है ना, वैसे ही सेम कॉलम ऐसा ही एक कॉलम है, दिख रहा है ना, इस कॉलम में भी ये 3 लोग हैं, इस कॉलम में भी ये 3 लोग हैं। फिर ये जो कॉलम है वैसे ही सेम कॉलम क्या है, ये वाला है ना, बस ऑर्डर उल्टा है। ये जो कॉलम है वैसे ही सेम कॉलम क्या है, ये वाला। ठीक, ओके बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को, जो पहले वाले मैट्रिक्स को दूसरे वाले जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपको ये देखिए, ये तीनों कहां पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कहां आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो सबसे पहले R1 R2 इंटरचेंज कर रहा हूं, किसको इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 R2। ठीक, R1 R2 इंटरचेंज करूंगा तो ये बन जाएगा 111 108 106, ये बन जाएगा 103 115 114, और ये बन जाएगा 104 113 116, और यहां क्या साइन आ जाएगा, माइनस। ठीक, अब फिर इन दोनों को फिर से इंटरचेंज कर रहा हूं, R2 R3, इसको इंटरचेंज कर रहा हूं R2 R3। तो पहले को कुछ नहीं होगा, 111 108 106, ये क्या बन जाएगा 104 115 114, और ये कितना जाएगा 103 113, ये जो 113 था ना बच्चों, ये है ना 113 115, और ये बन जाएगा 1, ये भी गलत लिख दिया था मैं, 116, और ये 114। कोई दिक्कत? तो अब ये माइनस साइन फिर वापस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब देखिए ये वाला जो रो है और ये वाला एग्जैक्ट नीचे है ना, और ये जो है 108 वाला सेंटर पे आना चाहिए, 108 वाला कहाँ आना चाहिए, सेंटर पे। तो फिर से क्या एक्सचेंज करेंगे, R1 R2 फिर एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे फिर माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा 104 113 116। ठीक, बीच में आ जाएगा क्या, 111 108 106, और ये क्या जाएगा 104 115 114। ठीक, अब तो भैया एक बात तो सही हो गई, ये इन लोग आ गए, लेकिन अब देखिए ये कौन से कॉलम पे होना चाहिए, थर्ड में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, थर्ड पे। तो पहले C1 C2 को एक्सचेंज कर लेते हैं, किसको एक्सचेंज करेंगे, C1 C2, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 113 108 115, ये कितना जाएगा 104 111 103, और ये कितना बनेगा 116 106 114। ठीक, फिर एक्सचेंज कर दो, फिर क्या जाएगा C2 कॉलम C3 एक्सचेंज करें तो यहाँ फिर माइनस साइन आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, फिर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो ये पहला तो कुछ नहीं होगा, 113 108 115 116 106 114,
104 111 103। तो देखिए एग्जैक्ट वही बन गया, बस माइनस साइन है, तो दोनों का सम क्या होगा? 0। ओके, समझ में आई प्रॉपर्टी? तो जब भी हम एक रो और एक कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, जब भी हम एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक, तो मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू कितनी है? k। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, आइदर इन एनी रो और कॉलम, मैं एक कांस्टेंट m मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मल्टीप्लाई कर दिया? m। मान लो सेकंड रो में m मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा m टाइम्स k, है ना, डिटर्मिनेंट हो जाएगा m टाइम्स k। अच्छा एक चीज और देखिए, ऐसा सोचते हैं हम लोग कि ये देखो इस रो में m कॉमन है ना, इस रो में m कॉमन है, तो एक बार m हम निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, क्या सोचते हैं, अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन है तो उसको सब जगह से निकाल सकते हैं और वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये m इंटू के हो गया। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, लिख लिए सब? तो वही लिखा हुआ है, मतलब अगर एक रो या कॉलम को किसी को भी कांस्टेंट m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए जैसे एक और है एग्जांपल, ऐसा लिखा हुआ A2A 3A, ठीक है, A2A 3A, B 4B 9B, C 6C और 12C, ऐसा दिया है। ठीक, तो आप देखो कैसे कैसे कॉमन निकाल सकता हूं, कितना कितना कॉमन निकलेगा। ये देखिए फर्स्ट कॉलम में सब में A है, मतलब पूरे कॉलम से A बाहर निकाल सकते हैं और हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 B 4 9 B C 6C 12C। आई बात समझ में? सुन में आया? और क्या कर सकते हैं, सेकंड कॉलम में सब में क्या मल्टीप्लाई है, थर्ड कॉलम में सब में क्या मल्टीप्लाई है, तो सबसे क्या बाहर निकाल सकता हूं, ABC बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा 1 1 1 2 4 6 3 9 12। अरे बात समझ में? अब और देखिए, सेकंड कॉलम में सब में क्या कॉमन है, 2, थर्ड कॉलम में सब में क्या कॉलम है, 3, तो ले लो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 1 1 1 2 3 1 3 4। और कुछ कॉमन है सब में? नहीं, तो रिड्यूस करके हम इसको रिड्यूस करके इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए नोट कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, कैसी बात समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ये मैट्रिक्स है बच्चों, डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है। ठीक है, नोट करके लिखना ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ओके, तो अब अगर कोई m इंटू ए कर रहा है, क्या कर रहा है, m इंटू ए कर रहा है, मैट्रिक्स में a मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई साइन नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन नहीं है, मैट्रिक्स में सिर्फ a मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो हर एलिमेंट में m मल्टीप्लाई हो जाता है।
समझ रहे हो? किस में मल्टीप्लाई होता है? हर एक एलिमेंट में m मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? ये डिफरेंस है किसमें? मैट्रिक्स में m मल्टीप्लाई करने में, और डिटर्मिनेंट में m मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में m मल्टीप्लाई होता है तो सब जगह मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तो अगर कोई पूछा डिटर्मिनेंट a, मान लीजिए, मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 2 है और a एक 2x2 मैट्रिक्स है। कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स। और आपसे पूछा कि डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू बताइए सर। किसकी वैल्यू बताइए? डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू बताइए, है ना? तो सबसे पहले 3a मतलब 2x2 मैट्रिक्स होगा, ऐसे इमेजिन करो। ये 3a बनाऊंगा तो सब जगह सारे रो में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो अब डिटर्मिनेंट निकालते समय इस रो से 3 कॉमन लेंगे, इस रो से भी 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? नॉर्मल जो पहले था, नॉर्मल जो पहले था। तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू पुराना डिटर्मिनेंट। तो ये 3 क्या हो जाएगा? 3 का पावर n बन के बाहर निकलेगा, जहां पे n क्या है? ऑर्डर। जहां n क्या है? ऑर्डर, इंटू डिटर्मिनेंट a। तो 3 का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट a कितना है? 2। तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, बात समझ आई? ये तो 2x2 का था इसलिए 2 3 बाहर निकला। ऐसे अगर 3x3 के लिए रहता तो 3 3 बाहर निकलता। 4x4 के लिए रहता तो 4 3 बाहर निकला। तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर k है तो डिटर्मिनेंट ऑफ n a नहीं लिखते, डिटर्मिनेंट ऑफ m a हो जाएगा m का पावर n इंटू k। ठीक है, जहां पे n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी कोई बात में तकलीफ, कोई बात समझ नहीं आई हो तो बच्चों एक प्रॉपर्टी मैंने आपको रोक के रखी थी, याद होगा, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। इधर देखिए, ऑड ऑर्डर है तो ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के क्या होने वाले? नेगेटिव होने वाले। ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे क्या होने वाले? नेगेटिव। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, दोनों साइड क्या ले लिया मैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। ये इसके सामने माइनस लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है? -1। -1 कहां मल्टीप्लाई हुआ? हर जगह मल्टीप्लाई हुआ है ए में। तो अगर n रोज हैं, n कॉलम है, तो n जगह मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1 का पावर n क्या हो जाएगा? बाहर। ये बात समझ में आ रही? इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तब ये क्या हो जाएगा? -1 का पावर n नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। उधर जाकर क्या हो जाएगा? 0 बराबर 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। तो यहां से डिटर्मिनेंट a कितना निकला? 0। इसलिए बच्चों ऑड ऑर्डर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। 3 हो, 5 हो, 1 हो, ठीक, 7 हो, उन सब ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है? 0। समझ में आया? इवन के लिए नहीं हो पाएगा, इवन के लिए डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। क्लियर है ना? पक्का? तो क्या प्रॉपर्टी है? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में चीजें मल्टीप्लाई होती हैं या डिवाइड होती हैं अगर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, है ना? और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर जगह मल्टीप्लाई होता है। और ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी, कौन सी? ओके, जैसे ये मैट्रिक्स है ना? क्या मैट्रिक्स है? ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1।
ठीक। अब मेरे को इससे वो प्रूफ करना है कि ये बराबर है। तो इस कॉलम में मैं पहले क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, YZ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, YZ। तो YZ बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो YZ यहां डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा AXYZ। क्या बन जाएगा AXYZ, एक्स स्क्वायर YZ, और ये बन जाएगा YZ। ठीक। इस पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं XZ। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, XZ। मल्टीप्लाई किया हूं तो क्या भी करना पड़ेगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा BYXZ, वाई स्क्वायर XZ और XZ। और थर्ड वाले में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, XY। तो मल्टीप्लाई किया हूं तो क्या भी करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा CXYZ, Z स्क्वायर XY, XY मल्टीप्लाई किया ना तो यहां पे XY। तो आप लोग देख रहे हो कि नीचे का सेम हो गया, दिखा, नीचे का सेम दिखा, तीनों में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर से कुछ कॉमन है, इस स्रोत से XYZ कॉमन है। तो जैसे ही ऊपर से मैंने XYZ कॉमन ले लिया, नीचे क्या था, नीचे क्या बना हुआ है, XY YZ XZ। तो जैसे ही मैंने वहां से कॉमन लिया तो ऊपर क्या बन गया, ABC। तो पहला सेम बन गया, बना नहीं बना। और नीचे क्या है, YZ XZ XY। तो ठीक है, सेकंड में क्या कॉमन है, XYZ कॉमन है सब जगह से। तो सेकंड में से भी XYZ कॉमन ले लिया, तो यहां से XYZ निकले तो यहां क्या बचेगा, X, यहां क्या बचेगा Y, यहां क्या बनेगा Z। तो ये ऊपर नीचे क्या हो गया, सब कट गया। तो ये दोनों क्या, ये और ये क्या हो गए, इक्वल। तो जो मल्टीप्लाई किए वो कॉमन निकल के डिवाइड भी हो गए तो बराबर हो गए। अच्छा लॉजिक कैसे सोचा मैं, पहले मैं सोचा देखो ये AX BY CZ है और यहां पे ABC चाहिए, तो पहले यहां पे कुछ ऐसा डालो ताकि पूरा कॉमन निकल जाए, है ना। तो इसलिए मैं वैसे मल्टीप्लाई किया, और वैसे जैसे मल्टीप्लाई किया तो फिर नीचे भी वो सेम दिख गया। तो सोने पे क्या हो गया बच्चों, सुहागा। ठीक है, भूमि को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन। ठीक, कि रोज और कॉलम में किसी में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। तो ये सब यहां पे भी यूज हो सकता है। आपको ये सोचना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी जो अभी तक पढ़े हो, ट्रांसपोज वाली, कॉमन निकालने वाली, और मल्टीप्लाई करने वाली। प्रूफ डेट दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा हुआ पहला, 1 log x to the base y log x to the base z log y to the base x 1 log y to the base z log z to the base x log z to the base y 1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सोचिए, log x to the base x लिख सकता हूं, log x to the base y log x to the base z, चलेगा सबको। log x to the base y to the base x, ये सबका बेस y है तो यहां पे भी log y to the base y लिख दिया इसको, ओके। log y to the base z log z to the base x log z to the base y, और यहां पे दोनों का बेस z है तो यहां पे भी क्या लिख दिया, z log z to the base z। अब ऐसे में इसको डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूं ना, log e टू द बेस log x लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं सबको, log x बाई log y log x बाई log z। बार बार e नहीं लिख रहा बच्चों में ना, तो log y बाई log x log y बाई log y log y बाई log z log z बाई log x log z बाई log y और log z बाई log z log z बाई log z। कुछ कॉमन है, कॉमन है,
तो पहले रो में से ऊपर न्यूमरेटर में से log x कॉमन है, ठीक। दूसरे रो में से न्यूमरेटर में से क्या कॉमन है, log y। तीसरे में से log z। पहले कॉलम में से log x, दूसरे कॉलम में से log y, तीसरे कॉलम में से log z। पहले रो में से 1 बाई log x कॉमन है, दूसरे रो में 1 बाई log y कॉमन है, तीसरे रो में 1 बाई log z कॉमन है। तो सब तो कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा। अब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, यहां तो तीनों रो और तीनों कॉलम सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया। तो तीनों रो, कोई भी दो रो, एनी टू रोज आर इक्वल और एनी टू रोज आर कॉलम आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट इज 0। किसी को तकलीफ, पक्का। नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर, तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 होना ही है। अब प्रूफ भी कर देते हैं, छोटा सा फिर से लिख देते हैं। तो इसको ए बोल दिए, क्या दिया हुआ है 0 a माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब सबसे पहले ट्रांसपोज ले लिए, ए ट्रांसपोज ले लिए। ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 बी और बी सी 0, ठीक। अब बच्चों इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, तो 3 बार माइनस कॉमन लिया, तो वापस क्या बन जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो ये वापस क्या बन गया, डिटरमिनेंट ए बन गया। तो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए आ गया। तो यहां से क्या हो सकता है, समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए बराबर 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए बराबर 0। क्लियरिटी है सबको। पहले ट्रांसपोज ले लिए क्योंकि ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम होता है, और फिर माइनस कॉमन लिए तीनों जगह से। तो वैसे ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता ही है, इसमें कोई इशू नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाए सब में, ओके। अब अगला प्रॉपर्टी नंबर 4, डिटरमिनेंट ऑफ एडिशन डिफरेंस ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। कहने का मतलब क्या है, इधर देखिए पहले। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, एक डिटरमिनेंट है A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें किसी रो या किसी कॉलम में 2 टर्म या 3 टर्म का एडिशन है। कोई भी एक रो या एक कॉलम 2 या 3 टर्म का एडिशन, कोई भी एक रो या एक कॉलम, है ना। तो मान लीजिए थर्ड रो है ऐसा, यहां पे B31 है, B32 है और B33 है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 2 डिटरमिनेंट्स में। क्या ब्रेक कर सकता हूं, 2 डिटरमिनेंट्स में। पहला रो A11 A12 A13, यहां पे भी वही रहेगा और यहां पे भी वही रहेगा। दूसरा रो A21 A22 A23, यहां पे भी वही रहेगा, यहां पे भी वही रहेगा। तीसरा रो में पहले में ये लिखेंगे A31 A32 A33 और दूसरे में लिखेंगे B31 B32 B33। आई बात समझ में। अगर ये 3 लोगों का रहता है तो ऐसे 3 मैट्रिक्स बन जाते, 3 डिटरमिनेंट बन जाते। माइनस होता तो माइनस आ जाता और कुछ नहीं होता बीच में। ये बच्चों किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लिए हो सकता है। जैसे अगर कॉलम के लिए यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मान लीजिए ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में एडेड है D1 D2 और D3, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 डिटरमिनेंट में, जिसमें पहला कॉलम यहां पे रहेगा A1 A2 A3,
दूसरा कॉलम B1 B2 B3, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, C1 C2 C3, बीच में प्लस साइन है तो पहला कॉलम, पहला इधर का भी कॉलम क्या होगा, D1 D2 D3, बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर यहां माइनस साइन होता तो यहां पे माइनस 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 कर देते बस, और क्या। 2-3 लोगों का एडिशन होता था, 2-3 लोग के तरीके ऐसे कर लेते, 2-3 मैट्रिक्स बना देते। कोई इशू किसी को? पक्का? बढ़ा आगे। सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट, सिग्मा या समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मान लो बच्चों यहां पे याद रखिएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लिए है ये भी प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए R है ना, ये R² है, ये R³ -1 है, और बाकी दोनों कांस्टेंट रो है, 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हो गया डिटर्मिनेंट A। और हमको बोल दिया कि समेशन R1 से लेके N डिटर्मिनेंट A निकालो, ठीक है। तो पहले R की जगह 1 डालो, डिटरमिनेंट निकालो, 2 डालो, डिटरमिनेंट निकालो, 3 डालो, डिटरमिनेंट निकालो। उससे अच्छा सिर्फ एक रो में ही समेशन लग जाएगा जिसमें R वेरिएबल है, समझे। और बाकी दोनों रो सेम रहेंगे। वही सेम कॉलम के लिए भी बच्चों, एक कॉलम में ही वेरिएबल होना चाहिए, या एक कॉलम में ही समेशन लगना चाहिए, या एक रो में ही समेशन लगना चाहिए, वरना नहीं। और बाकी दोनों को क्या कर देना है, सेम। तो ये आंसर, और एक एक करके सब में R की जगह 1 2 3 4 डाल के फिर डिटरमिनेंट डाल के सबको ऐड करो, वो आंसर दोनों क्या होता है, सेम। ठीक है, क्यों होता है सेम, समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 आता जाएगा तो उसके हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। अभी पढ़े ये दोनों सेम रहता है। जैसे पिछले बार 2 ही बार प्लस था, बाकी चीजें सेम थी। इस बार क्या है, अनेक बार प्लस है, तो बाकी चीजें तो हर बार सेम रहेगी, बस ऊपर वाला जो वो रहेगा वो सब में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पक्का। मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, मिस प्रिंट ये है कि ये R³ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, डेल R का समेशन चाहिए R1 से लेके N तक। तो बच्चों ये तभी लगा सकते हो, पहली बात तो किसी एक रो या एक कॉलम में ही R होना चाहिए। तो ऐसा है क्या, यस। कहां पे, सिर्फ फर्स्ट में। तो समेशन R -1, समेशन R -1 का होल स्क्वायर, समेशन R -1 का होल क्यूब, और यहाँ पे N 2n² 3n³ 6 4n -2 3n² -3n। तो ये R कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके N तक। तो ऐड कहां से कहां तक होगा, 1 डालूंगा तो 0, 0 से लेके N -1 तक ऐड होगा। कहां से कहां तक ऐड होगा बच्चों, 0 से लेके N -1। तो पहले दो पीछे के 2 कॉलम तो लिख देते हैं वैसे ही जैसा है ना। कोई इश्यू किसी को? तो 0 से लेके N -1 तो कैसे लिखेंगे, N -1 इंटू N डिवाइड बाई 2। N इंटू N +1 डिवाइड बाई 2 होता है, तो N की जगह N -1 डाल दिए। ठीक, अब यहां से 0 से लेके N -1 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, N -1 N और 2N -1 डिवाइड बाई 6, है ना। N इंटू N +1 इंटू 2N +1 डिवाइड बाई 6 होता है, तो उसमें N की जगह N -1 डाले। और लास्ट N -1 इंटू N बाई 2 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है बात? अब कुछ कॉमन है इधर, N -1/2 इंटू N डिवाइड बाई 2 कॉमन है। किससे, फर्स्ट कॉलम से। किससे कॉलम है, कॉमन है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। सेकंड कॉलम से क्या कॉमन है, N। थर्ड कॉलम से अभी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 1। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 1। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 6। ये कितना बन जाएगा, ये गया 2N -1/3। ये कितना बन जाएगा बच्चों, नहीं, एक ही तो कॉमन निकला है, N इंटू N -1 डिवाइड बाई 2 बचेगा।
है ना, एक ही तो चीज कॉमन निकला। और यहाँ पे क्या बचेगा 2n, यहाँ क्या बचेगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4n-2, ये 3n² माइनस 3n। अभी भी ऐसा नहीं बना बच्चों, मैं क्या करता हूं, ये ऐसा सेम बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस कॉलम में 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस कॉलम में क्या करता हूं, हर जगह 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 6 मल्टीप्लाई किया हूं तो शॉक तो है नहीं, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड कर दूंगा तो बाहर कितना जाएगा 12, तो ये कितना जाएगा 6। ये कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा तो 2n-1 इंटू 2, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा तो 3n इंटू n-1। आई बात समझ में? हाँ ना, तो बोलो। इसमें कुछ कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2n-1, ये 6। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3n कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा n-1। तो ये दोनों कॉलम में हूबहू सेम हो गए क्या, हूबहू सेम हो गए ना, तो क्या हो गया 0। दो कॉलम सेम तो डिटरमिनेंट क्या हो गया 0। तो डिटरमिनेंट हमको कांस्टेंट प्रूफ करना था, आ गया। तुमको समझ में आया? अच्छे से नोट कर लिए, बढ़िया आगे। हाँ ना, तो बोलिए पक्का। प्रॉपर्टी नंबर 6, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। जैसे एक रो, एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना दिया, A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। अब किसी भी रो में बाकी रो को किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा ऑपरेशन लगा दिया R1 टेंड्स टू, याद रखना जिस रो में कर रहे हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। R1 प्लस MR2 माइनस NR3, ऐसा कर दिया मैं। इस रो में m मल्टीप्लाई किया, इस रो में n मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड कर रहा हूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसा ऑपरेशन लगा दी जो भी मेरा मन चाहे। कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R3। समझ रहे बात को? कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दिया C1 टेंड्स टू C1 प्लस 2C3, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, कुछ भी लगा दिया, एनीथिंग विल, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन करने से नो चेंज इन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इसमें लगा दिया, ये पहला वाला ऑपरेशन लगा के दिखा रहा हूं ना, तो जब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं बच्चों, तो R1 में चेंज आ रहा है, तो बाकी दो रोज तो वैसे की वैसे रहेंगे, बाकी दो रोज क्या रहेंगे, वैसे की वैसे ही। और पहले रो में क्या हो जाएगा, A11 रहेगा प्लस MR2 मतलब M इंटू A21 माइनस NR3 माइनस N इंटू A31। आई बात समझ में? पहला एलिमेंट ये बन गया, थोड़ा छोटा पड़ गया ये, कोई बात नहीं। अब ये लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, A12 प्लस MA22 माइनस NA32, और लास्ट वाला कैसे लिखेंगे, A13 प्लस MA23 माइनस NA33। इसका डिटरमिनेंट जो है और इसका डिटरमिनेंट जो है दोनों क्या है, सेम, ठीक है। तो डिटरमिनेंट बच्चों बहुत पेचीदा हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, पेचीदा, उनको कैलकुलेट करना बहुत लेंदी और कठिन हो जाता है। तो अब हम ये प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके, जो अपन अभी 6-7 प्रॉपर्टी पढ़े, प्रॉपर्टी नंबर क्या थी ये 6, इनका इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं निकालने, ठीक है। तो पहला टारगेट ये रहता है, माइंड मैप लिख लेते हैं कुछ ऐसा टाइप से, कुछ भी। अब ये जो सीखने वाले हैं ये एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, और कोई तरीका नहीं है ना। जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसके साथ सीखने वाले हैं, एक्सपीरियंस के साथ, और कोई तरीका नहीं है। पहला हमारा टारगेट रहता है कि 0 बनाओ, टारगेट 1 क्या रहेगा, 0 बन सकता है क्या, है ना। तो टारगेट 1 रहेगा आइडेंटिफाई whether
rows और 2 column कैन बी सेम। पहला टारगेट ये रहेगा कि भाई या तो हम 2 रोज को सेम करने की कोशिश करेंगे या 2 कॉलम्स को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हो गए तो अच्छी बात है। कुछ भी मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करके, कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस करके, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, कुछ कॉमन निकाल के, है ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स को सेम करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर सेकंड क्या रहेगा? सेकंड ये रहेगा, ट्राई टू मेक 1 इन एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी ये क्या है क्या नहीं है, अभी हम सवाल करेंगे तो देखेंगे। किसी भी पोजीशन पे हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 1। अब उसके लिए ना बच्चों हमको थर्ड, है ना, अब ये 1 बनाने के लिए क्या क्या हरकतें करनी पड़ती है वो जब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। जैसे कैसी टाइप की हरकतें, मैं एक बार ये 2 लोगों को सेम बनाने के लिए क्या किया था, अभी एक प्रॉब्लम में किया था, इधर XYZ मल्टीप्लाई किया था और ऐसे ऐसे कॉमन ले लिया था। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें हम लोग को करनी पड़ सकती है। तो टारगेट 3 रहेगा, अगर 1 आ गया तो मेक इट्स करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमेंट्स एज 0। 1 की मदद से बाकी लोगों को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाते हैं अभी सवाल देखेंगे तो देखेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम ना, सेम। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहां पे उसी सेम किसी एक पूरे रो में या किसी एक कॉलम में सिर्फ एक ही बनाना चाहिए। फिर 1 क्या डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट रहेगा। तो क्लियर है? तो ऐसे करके हमको अप्रोच करने की कोशिश करनी है। शुरू करें। टाइम लगता है, 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे, है ना। और यही है इंपॉर्टेंट चीज। एक ही चीज बची है, वो है क्रेमर्स रूल। उसके अलावा हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स बचा है, मतलब ज्यादा नहीं बचा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था डिटरमिनेंट्स का, जिसको कहीं ना कहीं भुला चुका है सरकार ने, है ना, हटा दिए ना सिलेबस से। तो जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिए। चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं, इसलिए तो चैप्टर बहुत अच्छा और सुंदर हो गया। लेकिन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, जेईई एडवांस के हिसाब से जरूरी है। देखिए समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 41, 79, 29, 175,593। पहले 2 रो है, अब 2 कॉलम को सेम बनाया जा सकता है क्या? देखिए इसमें 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, और इससे माइनस कर दूं तो, इसमें 8 मल्टीप्लाई करूं तो 72, और इससे माइनस करें तो, इसमें 8 मल्टीप्लाई करें तो, और इससे माइनस करें तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? C1 टेंड्स टू C1 माइनस 8C3। क्या करेंगे? C1 टेंड्स टू C1 माइनस 8C3। ये ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 5। 175,593। 2 कॉलम सेम हो गए, और बाकी यहां पे 1 भी है, इसकी मदद से इन दोनों को 0 कर सकता था, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता कैलकुलेशन, है ना। वो सेकंड स्टेज है। कौन सा स्टेज है? बढ़े आगे। किसी को तकलीफ समझने में? तो ये डिटरमिनेंट है √13, √3, √15, √26, 3, √65। अब मैं चाहता हूं इससे √5 कॉमन ले सकता हूं पूरे में से। √5 ले लो कि 2 √5 कॉमन ले लो? √5 कॉमन ले लिया तो यह क्या बचेगा? 2 √5 √3। ओके, इस वाले से भी √5 कॉमन ले लिया।
1√2√5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर आप सोचे इधर ध्यान से देखें, √3 में क्या मल्टीप्लाई करूं? √3, तो ये 3 बन जाएगा। √5 में √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? √15 बन जाएगा। √5 में √13 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? √65। √2 में √13 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? बन रहा है ऐसा? तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेशन C1 टेंड्स टू C1 माइनस √3 C2 माइनस √13 C3। सब तो क्लियर है? तो बाहर तो 5 है बच्चों, बाहर क्या है? 5। बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। 2√5 √3, 1√2 √5। इस पे √3 मल्टीप्लाई करके इस पे ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, दोनों सेम बन रहा है क्योंकि इसमें √3 मल्टीप्लाई किया तो √15, इस पे √13 मल्टीप्लाई किया तो √26, दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पे √3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है 2√3, और ये क्या है? √13 ये तो गया। √3 माइनस 2√3 क्या बनेगा? माइनस ऑफ √3। सब क्लियर? अब बच्चों ये तो आ गया ना, कितना आसान सा आ गया बच्चों। ये हो गया, बाकी दोनों 0 है, तो इस कॉलम के अक्रॉस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 5 इंटू माइनस √3 इंटू, ये कैसी पोजीशन है? 1 1, मतलब इवन पोजीशन है, तो इसको ढक दो, इसको ढक दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कैसे लिखेंगे? √5 इंटू √5 माइनस √3 इंटू √2। आई बात समझ में? तो कितना होगा ये? -5 √3 बाहर, अंदर 5 माइनस √6। तो बस अब ये क्या मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? आई बात समझ में? आंसर 0 ही आया, जरूरी नहीं है ना। ठीक है, सबको क्लैरिटी है? बड़े अगले सवाल की ओर। तो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? ये साइन अल्फा है, ये साइन बीटा है, ये साइन गामा है, ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है। अब बच्चों में यहां पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा था, साइन ऑफ अल्फा ए प्लस बी का। तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा कॉस अल्फा। सेम गोज हियर बच्चों, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन गामा कॉस डेल्टा और कॉस गामा साइन डेल्टा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें पहले कॉलम में अगर मैं कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे ही बन जाएगा। दूसरे कॉलम में मैं साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे ही बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं, तो C3 टेंड्स टू C1, नहीं C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 में क्या मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग? कॉस डेल्टा, और C3 में C2 में क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं? साइन डेल्टा। ओके, सबको क्लैरिटी है? जब ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 0 0। तो एक पूरा कॉलम 0 है, तो उसके अक्रॉस डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? नहीं बोलोगे कुछ? 0। जी बोलिए। कुछ भी कर सकते हो, मतलब है
बाकी इसमें जल्दी हो गया। ओके, कोई इशू किसी को? तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में, है ना?